प्रिय विद्यार्थियों, आपका स्वागत है साइंस सॉल्यूशन चैनल पर। इस वीडियो में हम देखेंगे कक्षा 10वीं से अध्याय 6 जैव प्रक्रम के पाठ के अंदर के प्रश्नोत्तर और अभ्यास के प्रश्नोत्तर। पहले हम देख लेते इस भाग में पाठ के अंदर के जो प्रश्नोत्तर हैं, अध्याय के अंदर प्रश्नोत्तर हैं, उनके उत्तर हम यहाँ पर देखते हैं। अगले भाग में देखेंगे अभ्यास के प्रश्नोत्तर। यहाँ पर जैसे पहला प्रश्न है, हमारे जैसे बहुकोश के जीवों में ऑक्सीजन की आवश्यकता पूरी करने में विसरण क्यों अपर्याप्त है? इसका उत्तर होगा, बहुकोश के जीवों में केवल बाहरी त्वचाई कोशिकाएं ही वातावरण के संपर्क में होती हैं, जबकि आंतरिक कोशिकाएं पर्यावरण के संपर्क में नहीं आती हैं। अतः प्रत्येक अंगों की ऑक्सीजन की पूर्ति विसरण विधि द्वारा नहीं हो सकती। तो बहुकोश के जीव जो होते हैं उनकी बाहरी त्वचा की कोशिकाएं ही वातावरण के संपर्क में होती हैं, आंतरिक कोशिकाएं नहीं होती पर्यावरण के संबंध में। जबकि एक कोश के जीव जो होते हैं उनकी कोशिका सीधे वातावरण के संपर्क में होती है। अतः प्रत्येक अंगों के ऑक्सीजन की पूर्ति विसरण विधि द्वारा नहीं हो सकती बहुकोश के जीवों में। अगला प्रश्न है, कोई वस्तु सजीव है, इसका निर्धारण करने के लिए हम किस मापदंड का उपयोग करेंगे? हम कैसे बता सकते हैं कि कोई वस्तु सजीव है? इसके लिए कौन सा मापदंड उपयोग करते हैं? तो इसका उत्तर होगा, सजीव वस्तुएं गति करती रहती हैं। सजीव के शरीर में विभिन्न प्रकार की जैव प्रक्रम निरंतर चलते रहते हैं, साथ ही वे समय के साथ वृद्धि भी करती हैं। इस प्रकार इनके जीवित होने का प्रमाण मिलता है। तो सजीव वस्तुओं को निश्चित करने के लिए कि यह वस्तु सजीव है, हम निम्न मापदंड का उपयोग करते हैं। जैसे हमने कहा, सजीव वस्तुएं गति करती हैं, सजीव के शरीर में विभिन्न प्रकार की जैव प्रक्रम की क्रियाएं होती हैं, वे वृद्धि करते हैं। इस प्रकार से इनके जीवित होने का प्रमाण मिलता है। अगला प्रश्न है, किसी जीव द्वारा किन कच्ची सामग्रियों का उपयोग किया जाता है? इसका उत्तर होगा, जीवों को निम्नलिखित कच्ची सामग्रियों की आवश्यकता होती है। जैसे पहला, भोजन, ऊर्जा प्राप्ति तथा वृद्धि के लिए उचित पोषण की आवश्यकता होती है। दूसरी आवश्यकता होती है ऑक्सीजन, श्वसन के लिए पर्याप्त मात्रा में ऑक्सीजन की सजीवों को आवश्यकता होती है। और जल, भोजन के पाचन एवं विभिन्न क्रियाओं के संचालन के लिए जल की आवश्यकता होती है। तो जो कच्ची सामग्रियां दी गई हैं, इन कच्ची सामग्रियों की आवश्यकता प्रत्येक जीव को होती है। अगला प्रश्न है, जीवन के अनुरक्षण के लिए आप किन प्रक्रमों को आवश्यक मानेंगे? तो इसका उत्तर होगा, जीवन के अनुरक्षण के लिए अनेक जैविक प्रक्रम आवश्यक हैं, जैसे पोषण, गति, श्वसन, वृद्धि, उत्सर्जन और परिवहन इत्यादि। जीवन के अनुरक्षण के लिए पोषण, शरीर को ऊर्जा प्राप्ति के लिए, गति, स्थान परिवर्तन हेतु, श्वसन, ऑक्सीजन की पूर्ति हेतु, और वृद्धि जो कि जीवों में निरंतर चलती रहती है, उत्सर्जन भी आवश्यक है, और परिवहन हेतु रक्त परिसंचरण आवश्यक है। तो जीवन के अनुरक्षण के लिए इन प्रक्रमों की आवश्यकता प्रत्येक जीव को होती है। तो हम अगला प्रश्न देखेंगे, स्वयं पोषी पोषण तथा विषम पोषी पोषण में क्या अंतर है? तो इसका उत्तर होगा, स्वयं पोषी पोषण, सभी हरे पौधे अपना भोजन प्रकाश संश्लेषण प्रक्रम द्वारा तैयार करते हैं। पौधे मिट्टी से जल, वायुमंडल से कार्बन डाइऑक्साइड लेकर क्लोरोफिल एवं सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में ग्लूकोज का निर्माण करते हैं। इस प्रकार के पोषण को स्वयं पोषी पोषण कहते हैं। तो सभी जो हरे पौधे होते हैं वह स्वयं पोषी होते हैं। दूसरा होता है विषम पोषी पोषण। जंतु एवं बहुत से अन्य जीव अपना भोजन स्वयं नहीं बनाते हैं, बल्कि वे अपने भोजन के लिए हरे पौधे या अन्य जीवों पर निर्भर रहते हैं। जैसे यहाँ पर उदाहरण देख लेते हैं, कबक, मनुष्य, गाय इत्यादि। यह भोजन के लिए हरे पौधों या अन्य जीवों पर निर्भर रहते हैं। इस प्रकार के पोषण को विषम पोषी पोषण कहा जाता है। तो विषम पोषी पोषण हमने यहाँ पर देखा कि जंतु एवं बहुत से अन्य जीव अपना भोजन स्वयं नहीं बनाते। जो जीव अपना भोजन स्वयं नहीं बनाते उन्हें विषम पोषी कहते हैं। यह किसी न किसी प्रकार से हरे पौधे या अन्य जीवों पर भोजन के लिए निर्भर रहते हैं। अगला प्रश्न देखेंगे, प्रकाश संश्लेषण के लिए आवश्यक कच्ची सामग्री पौधा कहाँ से प्राप्त करता है? प्रकाश संश्लेषण के लिए कच्ची सामग्रियों की जो आवश्यकता होती है पौधे को, वह कहाँ से प्राप्त करता है? इसका उत्तर यहाँ पर देखेंगे। तो इसका उत्तर होगा, प्रकाश संश्लेषण के लिए जल, कार्बन डाइऑक्साइड, क्लोरोफिल एवं सूर्य का प्रकाश आवश्यक होता है। अब जल पौधे को कहाँ से प्राप्त होता है? पौधों की जड़ें मिट्टी से जल का अवशोषण करती हैं। कार्बन डाइऑक्साइड कहाँ से प्राप्त होती है? पत्तियाँ रंध्रों के द्वारा वायुमंडल से कार्बन डाइऑक्साइड प्राप्त करते हैं। क्लोरोफिल, हरे पत्तों में क्लोरोफिल मौजूद रहता है। जो पेड़ पौधे में हरे पत्ते होते हैं उनमें क्लोरोफिल मौजूद रहता है। और सूर्य का प्रकाश, सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में पौधे प्रकाश संश्लेषण की क्रिया करते हैं। तो यहाँ हमने देखा प्रकाश संश्लेषण के लिए कच्ची सामग्री पौधे कहाँ से प्राप्त करती हैं। अगला प्रश्न है, हमारे आमाशय में अम्ल की भूमिका क्या है? जो हमारे आमाशय में अम्ल स्रावित होता है उसकी क्या भूमिका होती है? इसका उत्तर हम यहाँ देखते हैं। इसका उत्तर होगा, आमाशय हाइड्रोक्लोरिक अम्ल का स्राव करती है, जो अम्लीय माध्यम को निर्माण करती है। हाइड्रोक्लोरिक अम्ल हमारे भोजन में उपस्थित रोगाणु को नष्ट कर देता है, साथ ही अम्लीय माध्यम में एंजाइम अपना कार्य कर पाती है। इस प्रकार आमाशय में अम्ल की उपस्थिति भोजन के पाचन में सहायक होती है। तो अम्ल की उपस्थिति भोजन के पाचन में सहायक होती है। एंजाइम भी अम्लीय माध्यम में कार्य कर पाते हैं
और हाइड्रोक्लोरिक अम्ल जो भोजन में रोगाणु होते हैं उन्हें नष्ट कर देता है। अगला प्रश्न है पाचक एंजाइमों का क्या कार्य है? तो इसका उत्तर होगा पाचक एंजाइम भोजन में उपस्थित जटिल रासायनिक अणुओं को सरल अणुओं में खंडित कर देता है। इन सरल अणुओं को छोटी आंत के द्वारा आसानी से अवशोषित कर लिया जाता है। अगला प्रश्न है पचे हुए भोजन को अवशोषित करने के लिए क्षुद्रांत को कैसे अभिकल्पित किया गया है? पचे हुए भोजन को अवशोषित क्षुद्रांत कैसे कर पाती है, उसे कैसे अभिकल्पित किया गया है, इसका उत्तर हम देखेंगे। तो इसका उत्तर होगा पचे हुए भोजन का अवशोषण मुख्य रूप से क्षुद्रांत या छोटी आंत में होता है। क्षुद्रांत के आंतरिक भाग में अनेक अंगुली जैसी संरचनाएं होती हैं जिन्हें दीर्घरोम कहते हैं। ये अवशोषण का सतही क्षेत्र बढ़ा देते हैं। दीर्घरोम द्वारा पचे हुए भोजन रुधिर में पहुंचता है। अगला प्रश्न है श्वसन के लिए ऑक्सीजन प्राप्त करने की दिशा में एक जलीय जीव की अपेक्षा स्थलीय जीव किस प्रकार लाभप्रद है? इसका उत्तर होगा जलीय जीव श्वसन के लिए जल में घुली हुई ऑक्सीजन का उपयोग करते हैं जिसकी मात्रा बहुत ही कम होती है। अतः जलीय जीव इस घुली हुई ऑक्सीजन को लेने के लिए तेज गति से सांस लेते हैं तथा संघर्ष करते हैं। अतः जलीय जीवों की तुलना में स्थलीय जीव आसानी से ऑक्सीजन प्राप्त करते हैं। तो इस प्रश्न का उत्तर देखा हमने कि श्वसन के लिए ऑक्सीजन प्राप्त करने की दिशा में एक जलीय जीव की अपेक्षा स्थलीय जीव किस प्रकार लाभप्रद हैं। तो यहाँ उत्तर देखा था जलीय जीव श्वसन के लिए जल में घुली हुई ऑक्सीजन का उपयोग करते हैं जिसकी मात्रा बहुत ही कम होती है। जल में ऑक्सीजन की मात्रा बहुत ही कम होती है तो जलीय जीवों को ऑक्सीजन हेतु संघर्ष करना होता है। जलीय जीवों की तुलना में स्थलीय जीव आसानी से ऑक्सीजन प्राप्त करते हैं जो कि वायुमंडल से उन्हें प्राप्त होती है। अगला प्रश्न है ग्लूकोज के ऑक्सीकरण से भिन्न जीवों में ऊर्जा प्राप्त करने के विभिन्न पथ क्या हैं? इसका उत्तर होगा जीवों की कोशिकाओं में ग्लूकोज के ऑक्सीकरण के निम्नलिखित पथ हैं। जैसे पहला है वायवीय श्वसन। ऑक्सीजन की उपस्थिति में ग्लूकोज जल एवं कार्बन डाइऑक्साइड में खंडित हो जाते हैं तथा पर्याप्त मात्रा में ऊर्जा मुक्त होती है। ऑक्सीजन की कम आपूर्ति पर मांसपेशियों में लैक्टिक अम्ल का निर्माण होता है जो क्रैम्प का कारण हो सकता है। यदि ऑक्सीजन की कम आपूर्ति होती है तो मांसपेशियों में लैक्टिक अम्ल का निर्माण हो जाता है जो मांसपेशियों में ऐंठन उत्पन्न करता है या क्रैम्प का कारण हो सकता है। अवायवीय श्वसन ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में ईस्ट में किण्वन की क्रिया होती है जिसमें ग्लूकोज का इथेनॉल एवं कार्बन डाइऑक्साइड में परिवर्तन होता है। अगला प्रश्न है मनुष्यों में ऑक्सीजन तथा कार्बन डाइऑक्साइड का परिवहन कैसे होता है? मनुष्यों में रक्त की आरबीसी में मौजूद हीमोग्लोबिन द्वारा ऑक्सीजन का परिवहन फेफड़े से विभिन्न ऊतकों तक होता है और शरीर के विभिन्न ऊतकों से कार्बन डाइऑक्साइड रक्त के प्लाज्मा में घुले हुए रूप में फेफड़ों तक पहुंचता है। तो इस प्रकार से मनुष्य में ऑक्सीजन तथा कार्बन डाइऑक्साइड का परिवहन होता है। अगला प्रश्न है गैसों के विनिमय के लिए मानव फुफ्फुस में अधिकतम क्षेत्रफल को कैसे अभिकल्पित किया है? इसका उत्तर होगा फुफ्फुस के अंदर मार्ग छोटी छोटी नलिकाओं में विभाजित हो जाता है जो अंत में गुब्बारे जैसी रचना का निर्माण करती हैं जिसे कूपिका कहते हैं। कूपिकाओं की भित्ति में रुधिर वाहिकाओं का विस्तृत जाल होता है। इस प्रकार कूपिकाएँ गैसों के विनिमय हेतु सतह उपलब्ध कराती हैं। तो जो कूपिकाएँ होती हैं इनमें वाहिकाओं का जाल होता है और यह कूपिकाएँ गैसों के विनिमय हेतु सतह उपलब्ध कराती हैं। अगला प्रश्न है मानव में वहन तंत्र के घटक कौन से हैं? इन घटकों के क्या कार्य हैं? इसका उत्तर होगा मानव में वहन तंत्र के 3 घटक हैं हृदय, रुधिर तथा रुधिर वाहिकाएँ। हृदय का क्या कार्य है? यह एक पंप की तरह कार्य करता है और रक्त को शरीर के विभिन्न अंगों तक पहुंचाता है। अब रक्त के क्या कार्य होते हैं? यह शरीर में कार्बन डाइऑक्साइड, ऑक्सीजन, भोजन, जल तथा अन्य पदार्थों का वहन करता है। और रुधिर वाहिकाएँ शरीर में रक्त का संचालन रुधिर वाहिकाओं द्वारा होता है। इस प्रकार मानव में वहन तंत्र के 3 घटक होते हैं जो यहाँ पर हमने देखे हृदय, रुधिर और रुधिर वाहिकाएँ। किस प्रकार से वहन तंत्र कार्य करता है, किस प्रकार से मानव का परिवहन तंत्र कौन कौन से घटकों से मिलकर बना होता है, उनके क्या कार्य होते हैं। अगला प्रश्न देखते हैं यहाँ पर स्तनधारी तथा पक्षियों में ऑक्सीजनित तथा विऑक्सीजनित रुधिर को अलग करना क्यों आवश्यक है? तो इसका उत्तर होगा श्वसन प्रक्रिया में ऑक्सीजन ग्लूकोज को खंडित करके ऊर्जा उत्पन्न करता है। स्तनधारी तथा पक्षियों को अधिक ऊर्जा की आवश्यकता होती है। ऐसे प्राणियों के वहन तंत्र में ऑक्सीजनित तथा विऑक्सीजनित रुधिर को अलग किया जाता है ताकि शरीर को अधिक ऑक्सीजन प्राप्त हो सके। तो स्तनधारियों तथा पक्षियों में ऑक्सीजनित तथा विऑक्सीजनित रुधिर को अलग करना इसीलिए आवश्यक होता है क्योंकि श्वसन प्रक्रिया में ऑक्सीजन ग्लूकोज को खंडित करके ऊर्जा उत्पन्न करता है। स्तनधारी तथा पक्षियों को अधिक ऊर्जा की आवश्यकता होती है तो ऐसे प्राणियों के वहन तंत्र में ऑक्सीजनित तथा विऑक्सीजनित रुधिर को अलग किया जाता है ताकि शरीर को अधिक ऑक्सीजन प्राप्त हो सके। तो अधिक ऑक्सीजन प्राप्त करने के लिए ऑक्सीजनित और विऑक्सीजनित रुधिर को अलग करना आवश्यक होता है। अगला प्रश्न है उच्च संगठित पादप में वहन तंत्र के घटक क्या हैं? तो जो उच्च संगठित पादप होते हैं उनमें वहन तंत्र के कौन से घटक होते हैं, इसका उत्तर यहाँ पर देखेंगे। उच्च संगठित पादप में वहन तंत्र के प्रमुख घटक निम्नलिखित हैं। जैसे पहला है जाइलम ऊतक। इसका क्या कार्य होता है? यह मुख्य रूप से जल तथा खनिज का परिवहन करते हैं। तो जाइलम ऊतक जो पौधों में होते हुए जल तथा खनिज का परिवहन करते हैं। और फ्लोएम ऊतक यह मुख्य रूप से पौधों द्वारा निर्मित भोजन का परिवहन करते हैं।
भोजन का परिवहन करना फ्लोएम ऊतक का कार्य है। जल तथा खनिजों का परिवहन करना जाइलम ऊतक का कार्य होता है। पादप में जल और खनिज लवण का वहन कैसे होता है? इस प्रश्न का उत्तर यहाँ पर देखते हैं। पादप में जल और खनिज लवण का परिवहन जाइलम ऊतक द्वारा होता है। जल और खनिज लवण जड़ों से अवशोषित होकर जाइलम में पहुँचती हैं। जड़ों से पत्तियों तक जाइलम में जल के एक स्तंभ का निर्माण होता है। बाष्पोत्सर्जन से जल की हानि होती है, जिससे खिंचाव बल जाइलम में जल स्तंभ को ऊपर की ओर खींचता है। तो इस प्रकार हमने देखा पादप में जल और खनिज लवण का वहन कैसे होता है। अगला प्रश्न है, पादप में भोजन का स्थानांतरण कैसे होता है? तो इसका उत्तर, पादप में भोजन का स्थानांतरण फ्लोएम ऊतक द्वारा होता है। हरी पत्तियों द्वारा प्रकाश संश्लेषण प्रक्रम द्वारा निर्मित भोजन का परिवहन पौधे के शरीर के विभिन्न भागों तक होता है। तो हरी पत्तियों द्वारा जो प्रकाश संश्लेषण क्रिया होती है, उस निर्मित भोजन का परिवहन पौधे के शरीर के विभिन्न भागों में होता है, जो फ्लोएम ऊतक के द्वारा संपन्न किया जाता है। अगला प्रश्न है, वृक्काणु या नेफ्रॉन की रचना तथा क्रिया विधि का वर्णन कीजिए। तो पहले हम इसकी रचना देखेंगे, उसके पश्चात क्रिया विधि यहाँ पर देखते हैं। तो यह है वृक्काणु की रचना। यह चित्र आप देख रहे हैं, इसमें विभिन्न अंग भी दिए गए हैं, नाम दिए गए हैं उनके। एक वृक्काणु की रचना इस प्रकार से होती है। वृक्काणु की संरचना, प्रत्येक वृक्काणु में कप की आकृति की एक संरचना होती है, जिसे बोमन संपुट कहते हैं। बोमन संपुट में रक्त कोशिकाओं का गुच्छ होता है, जिसे कोशिका गुच्छ कहते हैं। बोमन संपुट से एक अतिकुंडलित नलिका प्रारंभ होती है। साथ ही वृक्काणु में हेयर पिन के आकार का हेनले लूप पाया जाता है। यहाँ आप देख रहे हैं बहुत ही सरल रूप में और संक्षिप्त रूप में प्रश्नों के उत्तर। आप इन प्रश्नों से अपनी तैयारी अच्छे से कर सकते हैं, क्योंकि यह प्रश्न संक्षिप्त रूप में दिए गए हैं, स्पष्ट रूप में दिए गए हैं। अब वृक्काणु की कार्यविधि देखते हैं। वृक्क धमनी से रक्त बोमन संपुट की कोशिका गुच्छ में पहुँचती है, जहाँ रक्त को छाना जाता है। यहाँ ग्लूकोज, अमीनो अम्ल, लवण तथा प्रचुर मात्रा में जल अलग हो जाता है। जैसे जैसे यह कुंडलित नलिका और हेनले लूप में से गुजरता है, इसमें से कुछ उपयोगी पदार्थ पुनः अवशोषित कर लिए जाते हैं, जबकि अतिरिक्त जल, यूरिया तथा अन्य व्यर्थ पदार्थ मूत्राशय में एकत्र होते चले जाते हैं। यह होती है वृक्काणु की क्रिया विधि। अगला प्रश्न है, उत्सर्जी उत्पाद से छुटकारा पाने के लिए पादप किन विधियों का उपयोग करते हैं? तो इसका उत्तर होगा, पादप प्रकाश संश्लेषण प्रक्रम में कार्बन डाइऑक्साइड मुक्त करते हैं। पौधों में अतिरिक्त जल का बाष्पोत्सर्जन द्वारा ह्रास होता है। कुछ अपशिष्ट पदार्थों को पौधे अपने आसपास की मृदा में उत्सर्जित कर देते हैं। रेजिन तथा गोंद के रूप में भी पादप अपशिष्ट पदार्थों को बाहर निकालते हैं। तो इस प्रकार से उत्सर्जी उत्पाद से छुटकारा पाने के लिए पादप इन विधियों का उपयोग करते हैं, जो हमने यहाँ पर देखी, और यहाँ इस प्रश्न का उत्तर संपन्न होता है। अध्याय के अंदर के प्रश्नों में अगला प्रश्न और अंतिम प्रश्न यहाँ पर हम देखेंगे, मूत्र बनने की मात्रा का नियमन किस प्रकार होता है? तो इसका उत्तर होगा, मूत्र बनने की मात्रा शरीर द्वारा ग्रहण किए गए जल की मात्रा पर निर्भर करता है। गर्मियों में अधिक पसीने के कारण अतिरिक्त जल बाहर निकल जाते हैं, जिससे मूत्र कम बनता है। कुछ हार्मोन्स भी मूत्र की मात्रा को प्रभावित करते हैं। शरीर से यूरिया तथा यूरिक अम्ल के उत्सर्जन हेतु मूत्र अधिक बनता है। तो इस प्रकार से मूत्र बनने की मात्रा का नियमन हो जाता है। तो आपने देखे अध्याय 6 जैव प्रक्रम के अध्याय के अंदर के सभी प्रश्न, और इस प्रकार के प्रश्नों के उत्तर आप निरंतर प्राप्त करना चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को लाइक करें, अपने अन्य साथियों तक शेयर करें, ताकि यह जानकारियाँ सबको प्राप्त हो सकें। आप चाहते हैं सभी अध्यायों के प्रश्न के उत्तर आपको समय से प्राप्त हो सकें, तो बेल आइकन को क्लिक कर ऑल पर प्रेस कर लें, ताकि जैसे ही किसी अध्याय के प्रश्न के उत्तर चैनल पर पब्लिश किए जाते हैं, वह सर्वप्रथम आपको प्राप्त हो सके। वीडियो को लास्ट तक देखने के लिए आपका धन्यवाद।